कॉस्मोलॉजी के ऊपर ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर दिए हैं कॉस्मोलॉजी के ऊपर। पहले लेक्चर में हमने बिग बैंग और क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स का जिक्र किया था। सेकंड लेक्चर में हमने सोलर सिस्टम और उनके प्लैनेट्स के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी। थर्ड लेक्चर आज हम सन के बारे में पढ़ेंगे। एक मिसकंसेप्शन है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सन के अलावा भी स्टार्स हैं, तो ये मिसकंसेप्शन है, इसको दूर कर लें। सन जो है वो हमारी मिल्की वे में ओनली स्टार है, ये अकलौता सितारा है जो हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को शाइन करता है। सूरज के बारे में बहुत सारी थ्योरीज़, बहुत सारी बुक्स में आपको पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे स्ट्रॉन्ग जो थ्योरीज़ हैं और जो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड हैं वो कुरान पाक से आपको मिलेंगी। कुरान पाक में बहुत जगहों पे सूरज का ज़िक्र है। कुछ कुरान पाक की आयत जिनमें सूरज का ज़िक्र है, उसके मोशन का ज़िक्र है, उसकी रोशनी का ज़िक्र है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर उसके बाद हम जो कॉस्मोलॉजी की बुक्स के अंदर सूरज के बारे में डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सूरह कहफ में अल्लाह ताला अस्हाब कहफ के बारे में हमें बताता है। अस्हाब कहफ जिन्होंने एक जालिम बादशाह से अपना ईमान बचाने के लिए एक पहाड़ के गार में पनाह ली थी, उनको वहाँ पर अल्लाह ताला ने एक नींद सुला दिया था और करीब कोई 300 साल से ज़्यादा वो वहाँ पे सोए रहे। उनके सोने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में ज़िक्र करता है कि वो एक गार के खुले हिस्से में थे। एक पहाड़ी थी, एक वादी थी जिसका नाम था रकीम, और उस रकीम के अंदर एक गार था पहाड़ का और वो खुली साइड पे था, यानी कि सूरज जो है उस गार के इस तरफ ऐसे ट्रैवल करता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को हुक्म दिया कि अब तुमने यहाँ से ट्रैवल करना है, इस जगह से, ताकि तुम्हारी रोशनी गार के अंदर जहाँ पर वो सोए हुए हैं वहाँ तक ना पहुँच सके और वो सोए रहें। सूरज की रोशनी जब भी चीज़ों पर पड़ती है तो चीज़ें बेदार हो जाती हैं। इंसानों पर, हैवानों पर अगर सूरज की रोशनी पड़े तो उसकी एनर्जी से इंसान, हैवान बेदार हो जाते हैं और उन्हें दिन होने का एहसास होता है। तो इस एहसास को ख़त्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को उसके कंट्रोल मोशन की तरफ हुक्म सादिर किया। सूरज की कंट्रोल मूवमेंट के बारे में सूरह कहफ में इन आयात में ज़िक्र है, यहाँ पर और यहाँ पर। इसके बाद सूरह शम्स में सूरज की रोशनी और दिन और रात का होना, इसके बारे में ज़िक्र है। सूरज की रोशनी की कसम और चाँद जब उसके पीछे आए। सूरज की रोशनी की कसम खाने का मतलब ये है कि सूरज जितना रोशन सितारा, रोशन ऑब्जेक्ट जो सोलर सिस्टम के लिए अल्लाह ताला ने दिया है वो नहीं है। बाकी रोशन चीज़ें और भी हैं, लेकिन क्योंकि हमारी आँखों से वो बहुत ओझल हैं इसलिए हमें वो नज़र नहीं आती। तो इंसान को जो रेफरेंस पॉइंट बनाया गया और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के हिसाब से उसको समझाने के लिए अपनी निशानियाँ इंसान को समझाने के लिए बयान की, तो यहाँ पर सूरज की रोशनी की कसम खाई गई। चाँद सूरज के पीछे आने का मतलब ये है कि सूरज दिन के वक्त निकलता है और जब सूरज ग़रूब हो जाता है तो रात आती है और रात को चाँद निकलता है। तो सूरज के पीछे चाँद का आना दिन के बाद रात होने की तरफ इंडिकेशन है।
यानी कि एक टाइम हमें बताता है। इसके बाद सूरह यासीन में सूरज के मोशन से रिलेटेड आयत है, जो मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस भी है, और इसका मोशन जो इसकी जर्नी है, जब तक ये जलेगा, जब तक ये बेनूर नहीं हो जाता, तब तक की जर्नी की मोशन का ज़िक्र है। तो इस आयत में ये ज़िक्र शुरू होता है और सूरज चलता है अपने एक ठहराव के लिए। सूरज चलता है। कुछ 100 साल पहले सूरज के बारे में ये थ्योरीज पेश कर रही थी साइंस कि सूरज अपनी जगह पर स्टेशनरी है और ये ना तो मूव हो रहा है और ना ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेशन करता है, जबकि कुरान पाक में सूरज का अपने एक्सिस के अराउंड रोटेशन का भी जिक्र है और सूरज का एक जगह से दूसरी जगह जाने का भी हुक्म है, यानी कि इसका ट्रैवलिंग या इसका जर्नी का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। सूरज की जर्नी एक ठहराव के लिए है, यानी कि सूरज ने एक जगह ठहरना है। क़यामत के करीब सूरज ने एक जगह ठहर जाना है और वो ठहरने के लिए सूरज का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होना ज़रूरी है। साइंस ये कहती है कि सूरज जो है उसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, जो उसका फ्यूल आपस में बर्न हो रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक ना एक दिन ख़त्म होगा। स्टीफन हॉकिंग ने जो लॉ ऑफ मैटर था, यानी कि मैटर क्रिएट नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, इस थ्योरी को स्टीफन हॉकिंग ने गलत करार दिया। उसने कहा मैटर क्रिएट हो सकता है और हो चुका है इस यूनिवर्स की शक्ल में, अब इसने ख़त्म भी होना है, यानी कि क़यामत आनी है और इस सिस्टम ने ख़त्म भी होना है। तो इस वक्त जो है वो हम थर्ड पार्ट से गुज़र रहे हैं, यानी कि क़यामत और हमारे दरमियान सिर्फ़ एक मंजिल का, और वो मंजिल कितने सालों पे मुहित है ये नहीं पता, लेकिन हम आखिरी मंजिल से थोड़ा सा करीब ज़रूर हैं। तो हम डेथ की तरफ जा रहे हैं, जिसमें तमाम स्पेस ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जिसमें सूरज भी है, वो भी बेनूर हो जाएगा और उसकी भी डेथ होनी है। तो ये बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की वजह से जो सूरज का ख़त्म हो जाना है वो ज़िक्र हो रहा है कुरान पाक की इस आयत में। फिर दूसरी आयत में सूरज का ज़िक्र हो रहा है कि सूरज नहीं पहुंचता कि चाँद को पकड़ ले, यानी कि इसमें ऑर्डर ऑफ द डे एंड नाइट का ज़िक्र है। पिछली कुरान पाक की आयत में हमने देखा कि दिन के बाद रात आती है, तो यहाँ पर यह कंसेप्ट पेश किया जा रहा है कि साइंस ये कहती है कि रात पहले थी और दिन बाद में आया। क्योंकि रात थी, एक ब्लास्ट हुआ, उसके नतीजे में यूनिवर्स क्रिएट हुई और फिर सन अपनी एनर्जी, अपनी रोशनी के साथ इस यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम में रोशनी फैला रहा है। तो दिन बाद में आया, रात पहले थी। इस बात की नफ़ी की जा रही है कि रात के बाद दिन नहीं है, दिन के बाद रात है। तो सूरज को ये ऑर्डर नहीं है कि वो चाँद के पीछे चले, यानी कि चाँद को फॉलो करे। चाँद सूरज को फॉलो कर रहा है और यही थ्योरी साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि सूरज की वजह से चाँद चमकता है और चाँद की जो रोशनी है वो उसकी अपनी नहीं है, सूरज की मरहून मिन्नत है। एक आयत है सूरह क़यामा की, इसमें सूरज के निकलने का जिक्र है और सूरज के सेट होने का जिक्र है। सूरज के सेट होना सूरज की डेथ की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। इस आयत में ये लिखा है कि और सूरज और चाँद मिला दिए जाएंगे। सूरज और चाँद मिला दिए जाएंगे का मतलब ये है कि जब सूरज जो है वो मगरिब में ग़रूब हो जाता है, वेस्ट में ग़रूब हो जाता है, तो फिर चाँद निकलता है। सूरज को
जब ऑर्डर होगा कि तुमने अब चमकना नहीं है और जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ, तो फिर ये होगा कि सूरज मगरिब से ही निकलेगा और मगरिब से सूरज भी निकल रहा है और चाँद भी निकल रहा है। तो यहाँ पर इस आयत में सूरज और चाँद का मिला दिए जाना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी। और साइंस भी इस बात को मानती है कि जब सूरज की रोशनी या उसका जो बर्निंग फ्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो एक स्पेस ऑब्जेक्ट के तौर पे रह जाएगा। उसके अंदर ग्रेविटी बहुत कम हो जाएगी और इतनी कम हो जाएगी कि वो बाकी जो पास के ऑब्जेक्ट होंगे उनकी वजह से उनको फॉलो करके वो अपना मोशन करेगा या करने की कोशिश करेगा। तो ये एक थ्योरी है जो क़यामत की निशानियों में पेश की जाती है। तो हमारे यहाँ हम कुरान पाक को जब पढ़ते हैं तो कुरान पाक में सूरज के ख़त्म होने का, उसकी डेथ का ज़िक्र है एट द सेम टाइम, यानी कि वेस्ट से दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं सूरज भी और चाँद भी वो निकलेंगे। इस आयत की सपोर्ट में एक हदीस शरीफ है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुल ईमान ये बाब है सही मुस्लिम का, और शरा सही मुस्लिम। शरा वो बुक होती है हदीस की जिसमें हदीस के साथ साथ उसका मतलब भी बताया जाता है। हदीस को पढ़ना और उसका मतलब समझना ये हर इंसान के बस की बात नहीं है, इसलिए हदीस को पढ़ के उसके मतलब जाने बगैर उसके ऊपर अमल करना आपको गुमराही की तरफ लेके जा सकता है। तो इस हदीस में सूरज की मौत का ज़िक्र है, क़यामत का ज़िक्र है, सूरज की रोशनी के ख़त्म होने का ज़िक्र है। हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद में बैठे हुए थे, और जब सूरज ग़रूब हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, क्या तुम्हें मालूम है ये सूरज कहाँ जाता है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही को खूब इल्म है। आपने फरमाया, सूरज जाकर सजदा करता है, सूरज जाकर सजदे की इजाज़त तलब करता है, उसको सजदा की इजाज़त मिलती है। एक बार उससे कहा जाएगा जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, तो सूरज मगरिब से तुलू होगा। फिर आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की किरात के मुताबिक ये आयत पढ़ी, वज़ालिका मुस्तक़र्रिल्लहा। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत की तफसीर पूछी, तो उसका तर्जमा आपने ये बताया कि आफ़ताब अपनी क़याम गाह तक पहुँचने के लिए हरकत कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आफ़ताब का मुस्तकर यानी कि ठिकाना अर्श के नीचे है। इस हदीस शरीफ का मतलब ये है कि सूरज रोज़ जब ग़ुरूब होता है तो अर्श इलाही के नीचे जाकर सजदा करता है और सजदा कर कर दोबारा ईस्ट से, मशरिक़ से तुलू होने की इजाज़त तलब करता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरज को जब इजाज़त देता है तो सूरज मशरिक़ से तुलू होता है। एक दिन ऐसा आएगा जो क़यामत का दिन होगा या क़यामत के करीब जो दिन होगा, तब सूरज जब इजाज़त मांगेगा अल्लाह ताला से तुलू होने की तो उसे इजाज़त नहीं मिलेगी, बल्कि उसे कहा जाएगा कि तुम जहाँ से आए हो, यानी कि तुम मगरिब में ग़ुरूब हुए थे वहाँ पे जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मगरिब से ग़ुरूब हुए थे, मगरिब में ही चले जाओ। तो सूरज जो है वो मगरिब से फिर अपना ज़हूर करेगा, अपना जो स्ट्रक्चर है उसको ज़ाहिर करेगा, ऊपर आएगा आसमान की तरफ। तो हमें लगेगा कि सूरज जो है वो मगरिब से तलू हो रहा है और वो क़यामत का दिन होगा या क़यामत के करीब का दिन होगा। तो इस हदीस शरीफ से सूरज की डेथ, उसकी रोटेशन का ख़त्म होना और सूरज का परपीचुअल मोशन में होना,
ये ज़ाहिर किया गया है। तो ये कुछ कुरान पाक की आयत और एक हदीस शरीफ मैंने आपके साथ शेयर की, जिसमें सूरज के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है और यही इन्फॉर्मेशन हम कॉस्मोलॉजी की बुक के अंदर पढ़ते हैं। सन से बड़ा एक स्टार जो साइंस मानती है यूवी स्कूटी है। यूवी स्कूटी के सामने हमारे सन का साइज़ इतना है। ये यूनिवर्स का अब तक सबसे बड़ा नॉन स्टार माना जाता है यूवी स्कूटी। सन जो है, अगर हम उसके स्ट्रक्चर का मुताला करें तो हमें इसकी डिफरेंट लेयर्स नज़र आती हैं। जो इसकी कोर है वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होती है हाइड्रोजन और हीलियम की। फिर उसके बाद इसका रेडिएशन जोन आता है, उसके बाद इसका कन्वेक्शन जोन आता है, फिर इसके बाद हम फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना की तरफ जाते हैं। ये कोरोना का एक पैंडेमिक भी है, बट ये वो वाला कोरोना नहीं, ये एक नाम है सन की लाइट का। ये सन की वो लाइट है जो सन के सरफेस से बहुत थिकनेस की शक्ल में बाहर निकलती है और फिर आगे क्वांटम टनलिंग को लीड करती हुई ये बाकी प्लैनेट्स और पूरी जो सोलर सिस्टम है वहाँ तक ये फैलती है। सूरज का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो तकरीबन 1,60,00,000 डिग्री सेल्सियस है, जो यहाँ पे केल्विन में आपको नज़र आ रहा है। ये कोर का टेम्परेचर है, इसमें रद्दो बदल हो सकता है क्योंकि सन का जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते, बल्कि हम सिर्फ जो हबल स्कोप है, हबल टेलीस्कोप है, उसके ज़रिए हम एक इमेज बनाते हैं और उसके ऊपर हम डिफरेंट जो थ्योरीज़ है उनको पेश करते हैं। तो ये माना जा रहा है कि सन का इतना टेम्परेचर है कोर का, यानी कि उसके अंदर का। फिर उसके बाद जो क्रोमोस्फेयर है उसका टेम्परेचर 10,000 केल्विन है। कोरोना का टेम्परेचर इतना है। फोटोस्फेयर यानी कि जो हिस्सा हमें नज़र भी आता है सूरज का, ज़मीन से भी हम इसको देख सकते हैं, जो येलो कलर का हमें नज़र आता है, तो वो उसका टेम्परेचर 6,000 केल्विन है। सन के अंदर कुछ शाइनिंग डॉट भी नज़र आते हैं। ये जो शाइनिंग डॉट हैं उनका टेम्परेचर इतना है, जिसका नाम फ्लेयर रखा गया है। सन जो है वो एक प्लाज्मिक स्टेट है। प्लाज्मिक स्टेट है तो जिस तरह हमने लिक्विड को रोटेशनल मोशन करते हुए देखा होगा, लिक्विड में जो रोटेशनल मोशन होता है वो दरमियान में बहुत तेज़ होता है और उसके साइडों पे फिर मोशन की रफ्तार कम होती जाती है। तो यही हाल सूरज की रोटेशन का है। सूरज अपने एक्सिस के अराउंड भी मूव करता है, यानी कि सूरज जिस तरह ज़मीन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इस तरह सूरज भी अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है, रोटेट करता है। सूरज की रोटेशन का अगर हम इस जगह से अंदाज़ा लगाएं तो सूरज को एक चक्कर लगाने में 25 दिन लगते हैं। यहाँ से 26 डेज़, फिर 28 डेज़, फिर 31 डेज़, फिर 35 डेज़। तो यहाँ पे आपको सूरज की जो अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेशन है वो दिखाई दे रही है। सूरज जो है उसके डिफरेंट कलर हमें डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर नज़र आते हैं और हमें डिफरेंट स्टार भी जो हम आसमान में रात को देखते हैं उनमें भी डिफरेंट कलर नज़र आते हैं। उसमें ब्लू कलर है, वाइट कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज कलर है और रेड कलर है। इन कलर्स को सन के या स्टार्स के टेम्परेचर से कनेक्ट किया गया है। जो ब्लू कलर है उसमें इतना टेम्परेचर है। अगर हमें ब्लू कलर का सन नज़र आ रहा है, अपना सन या कोई और स्टार जो ब्लू कलर का हमें नज़र आ रहा है, तो उसका टेम्परेचर 28,000 से
11,000 डिग्री सेल्सियस होगा। वाइट कलर में हमें सन का टेम्परेचर या नॉन स्टार का टेम्परेचर इतना नज़र आएगा। सन हमें येलो कलर का नज़र आता है, तो उसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो 6 to 5,000 डिग्री सेल्सियस है। फिर उसके बाद अगर ये ऑरेंज हो तो इसका ये टेम्परेचर है, और फिर रेड हो तो उसका ये टेम्परेचर होगा। सन का जो साइज़ है वो बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनसे अगर आप कंपेयर करें तो हम ये 3rd नंबर पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये 3rd नंबर है। तो आप बाकी प्लैनेट्स को भी देखें और फिर सन का साइज़ आप इमेजिन करें कि कितना है। सन का जो एक्चुअल साइज़ है वो ये है, यानी कि 13,92,000 किलोमीटर। ये जो 13,92,000 किलोमीटर है, ये सन का साइज़ डे बाय डे डिक्रीज़ हो रहा है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन अपनी एनर्जी खर्च करती है तो सन का साइज़ डिक्रीज़ होता रहता है, और सन का जो साइज़ है वो हर 11 साल में 2 किलोमीटर कम हो रहा है। इस रफ्तार से भी हम जाएं तो भी तकरीबन अब से कोई 1 से 1.5 लाख साल सूरज की मौत को पड़े हैं। सूरज की डेथ होनी है, ये साइंस भी मानती है, और हमने कुरान पाक से भी इसका ज़िक्र आपके साथ मैंने शेयर किया। सूरज सबसे पहले ये, फिर रेड, फिर उसके बाद ये बनेगा, फिर वाइट बनेगा, और फिर इसने अल्टीमेटली ब्लैक बनना है। ये जो ब्लैक ड्राफ्ट की आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है, ये असल में ब्लैक होल है। ब्लैक होल स्टार जो है उसकी डेथ होने के बाद होता है। स्टार की डेथ होने के बाद जो स्टार का कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है, उसमें फिर मज़ीद एनर्जी नहीं रहती, और फिर इसके ऊपर ये ब्लैक होल बनता है। ये जो स्टेटमेंट है ये सपोर्ट में है। इवेंचुअली द स्टार हैज़ लॉस्ट ऑल इट्स हीट टू स्पेस एंड इज़ नाउ कोल्ड एंड डार्क। तो ये सूरज की डेथ होनी है, तो उसके बारे में एक आपको यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टीफन हॉकिंग कहता था, इट विल टेक अबाउट 1,000 मिलियन years for the earth to run into the sun, so there is no immediate cause for worry। स्टीफन हॉकिंग का भी ये मानना था कि ये जो मटेरियल ऑब्जेक्ट या मटेरियल यूनिवर्स बना है इसने ख़त्म होना है, और अर्थ अल्टीमेटली सन के अंदर डिप होनी है। ये साइंटिफिकली नज़रिया है। तो फिर भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे साल हैं, तो जब हमारे पास इतने सारे साल हैं तो फिर हमें सूरज के बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि सूरज के बारे में, सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, वो डेड हो जाएगा, इस बारे में हमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यही बात है कि सूरज के ऊपर बहुत कम रिसर्च होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के बारे में फ़ीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।